अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपने सेकंड टर्म के पहले लेक्चर के साथ तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या करना है आज। डिस्क्लेमर है, नहीं रिवायती। इसके बाद ये हमारा आज के टॉपिक्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स, एम्पेयर्स लॉ। इंशाल्लाह ये आज 4 आर्टिकल हमने कवर करने हैं। शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म जो है सबसे पहले पुराने वक्तों में, एंशिएंट वर्ल्ड मतलब पुराने वक्तों में लोगों ने नोटिस किया था लोडस्टोन में। लोडस्टोन क्या है? ये जो नेचुरली मिनरल मिलता है ज़मीन से, मैग्नेटाइट, उसके मैग्नेटाइज्ड पीसीस को कहते हैं। ये इनमें खासियत थी कि ये आयरन को अपनी तरफ खींच सकते थे। मैग्नेट का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक लैंग्वेज से आ रहा है, मैग्नाइटस लिथोस, यानी कि मैग्नीशियन स्टोन। पुराने वक्तों में, पुरानी ग्रीस में, यूनान में, अरस्तु जो था उसके बारे में कहा जाता है कि उसने पहली दफ़ा साइंटिफिक डिस्कशन की मैग्नेटिज्म में। और उसने किससे मंसूब की थी? थेल्स ऑफ मलेशियस से। ये थेल्स साहब जो हैं ये 625 से 545 बीसी तक, तकरीबन हज़रत ईसा के आने से 500-600 साल पहले साहब मौजूद थे। इनके हवाले से अरस्तु ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर गुफ्तगू की थी। इसके अलावा जो पुराना इंडियन मैथोलॉजी मेडिकल टेक्स्ट जो है, श्रुता समेता, इसके अंदर भी मैग्नेटाइट का इस्तेमाल लिखा हुआ है, इसलिए जिस्मों में घुसे हुए तीर निकालने के लिए। एरोज एम्बेडेड इन अ बॉडी, जो तीर घुस जाते थे, लोहे के होते थे, तो उनको निकालने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल जो है उसका जिक्र मिलता है पुराने कदीम इंडियन टेक्स्ट में। यहाँ मैंने आपके लिए दिखाया हुआ है लोडस्टोन दिखाया हुआ है, यानी कि जो ओर होता है जिससे मैग्नेटिज्म मंसूब की जाती है। इसके मॉडर्न यूजेस आपको नज़र आ रहे हैं, हार्ड डिस्क, और ये थोड़ा सा पुरानी चीज़ें हो गई हैं। मैग्नेटिक टेप जिसके ऊपर कंप्यूटर का डाटा करते थे, या वीसीआर की डिस्क है, ये वो कैसेट है जिसके ऊपर गाने वाले रिकॉर्ड होते थे। और ये 3 साइजेस में फ्लॉपी, और ये जो है छोटी डिस्क 1.4 की, ये इंटरमीडिएट है। ये कुछ 15-20 साल पहले तक इस्तेमाल हो रहे थे। ये सभी चीज़ें एंशिएंट हैं। सिर्फ हार्ड डिस्क जो है ये वो चीज़ है जो कि मॉडर्न ज़माने में भी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन जो है सबसे पहले 1819 में हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने इसने स्टडी शुरू की थी। ये कोपनहेगन में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, और हादसाती तौर पे उसने कंपस नीडल के ट्विचिंग से, मतलब उसके हिलने से, कंपस नीडल की दिखाई हुई है, आप सब ने अपने लेबॉर्ट्री में भी देखी हुई होगी ज़रूर। तो कंपस नीडल जो है उसके हिलने से उसने अंदाज़ा लगाया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। तो ये मशहूर एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम कहते हैं ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसके अलावा बाद में भी थोड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए। अगले ही साल जो है 1820 में एम्पेयर साहब ने डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज पाथ में सर्कुलेटिंग या मूविंग करंट की वजह से जनरेट होती है, जिसको हम कंपस नीडल से स्टडी कर सकते हैं। तो दरियाफ्त बेसिकली ऑस्टर्ड की है, जिसके नाम पे मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट है ऑस्टर्ड, छोटा यूनिट है। और लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉपर लॉ की जो शक्ल थी वो एम्पेयर का काम था।
मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एम्पेयर की क्या दरियाफ्त थी कि करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड में आप पकड़ें इस तरह से कि थंब जो है वो पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इससे पहले कि आगे चलें, मैं करंट का मतलब हमेशा लिया जाएगा हमारी बुक में कन्वेंशनल करंट। जितने लॉज हैं, जितने फार्मूले हैं, सब के सब कन्वेंशनल करंट को यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को रेफर करें। करंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वेंशनल करंट ऊपर जा रहा है। अगर राइट हैंड में वायर पकड़ें, थंब करंट की डायरेक्शन में हो, तो उंगलियां कर्ल करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होती है वायर के ऊपर। ये यहाँ पे राइट हैंड रूल की शक्ल में यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है लॉ। ये चीज़ जो मैंने बताई है लॉ की शक्ल में दिखा दी है। अच्छा, फिर राइट हैंड रूल को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब साबित कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर करंट कैरिंग वायर को अगर आप पास करें कार्डबोर्ड में से, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करें, और स्प्रिंकल करके अगर इसको टैप करेंगे तो आप देखेंगे जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेंगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेंगी। तो ये आप देखें पूरे बोर्ड पे अलाइनमेंट क्यों नहीं है, इसलिए कि शुरू में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ आपको अलाइनमेंट मिल गई, वो भारी होते हैं आयरन फिलिंग्स। बाद में वीक फील्ड जब वीक हुई है तो अलाइनमेंट नहीं हो सकी। या ये काम भी कर सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया हुआ है कि कार्डबोर्ड पास किया, करंट 2 पॉइंट लगाते। अच्छा जी, तो ये इतना ही था बस। अगला आर्टिकल करना है फोर्स आने करके कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले जो करंट मैग्नेटिज्म डिस्कवर किया, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंडक्शन की। एक मैग्नेटिक फील्ड होकर करंट कैरिंग वायर पैदा कर रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड होकर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि यहाँ पे परमानेंट और मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल्स दिख रहे हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी तो उसे एक फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स की डायरेक्शन मालूम की जा सकती है यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और देखिए लेफ्ट हैंड की उंगलियों को स्ट्रेच करना है। अगर मिडिल फिंगर जो है वो करंट डायरेक्शन दिखा रही है और इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखा रही है, तो जो फोर्स है वो जरूर इन दोनों के परपेंडिकुलर लेफ्ट हैंड का थंब जो है दिखाएगा। और ये फोर्स आप नोट करें कि बी और आई दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में बी है और आई है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स रेड सिखाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ब्लू से और ग्रीन से करंट दिखाया। ये फ्लेमिंग लेफ्ट रूल है, इसको कुछ से याद रखना पड़ेगा, जहाँ तक और रूल्स अब ज़्यादा सिंपल है बना रहे। अच्छा, जो इसकी डेरिवेशन की जगह बुक ने ऑब्जर्वेशन के पर बेस करके सब फार्मूला दिया करेंगे क्या फैक्टर्स हैं कि मैग्नेटिक फोर्स उनके ऊपर डिपेंड करती है। कंडक्टर बेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे देखिए कंडक्टर दिखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड की तरफ। तो जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल दिखाया हुआ है थीटा। तो एल लेंथ जो है कंडक्टर की वो एक्सपोज है मैग्नेटिक फील्ड के। सिर्फ आप कंडक्टर बेस इतना भी बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि कितना उसका हिस्सा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज है, मुतासर हुआ है। तो जो धक्का लगेगा यहाँ पे दिखाया हुआ है क्रॉस है, इसका मतलब है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, अंदर की तरफ जो है वो फोर्स लगेगी। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, करंट की मकदार पे जो तार से गुजर रहा है, कितनी लंबाई तार की एक्सपोज्ड है टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इन सब फैक्ट्स को कंबाइन करें, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जो है वो यहाँ पे 1 आ रहा है, आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी VL sin थीटा। ये इन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करेंगे। इस चीज़ को विक्टोरियली लिखें तो ये आ जाएगा F = IL क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट L और B का F, जिस प्लेन में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स करेगी। ये जो अपने पीछे फार्मूला ने जनरेट किया है अपने ऑब्जर्वेशन से एम्पेरिकली, उस फार्मूले को इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, क्योंकि अभी तक हमने अपने सिलेबस में डिफाइन नहीं किया था, उसको डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है टेस्ला। तो उस फार्मूले में से अगर B को सेपरेट करें तो आ जाएगा F और IL sin थीटा। तो इसमें जाहिर है कि मैग्नेटिक की डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर 1 एम्पेयर ऐसी तार, 1 मीटर तार जिसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा हो, तो और वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए और उसकी वजह से उसके ऊपर 1 न्यूटन का धक्का या फोर्स ले, तो ज़रूर उस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 1 टेस्ला।
ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, अगर 1 मीटर लंबी तार जिससे जो कि एक्सपोज मैग्नेटिक फील्ड को उसमें 1 एम्पीयर करंट पास कर रहा है, उसको अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसकी वजह से उसका धक्का लगेगा 1 न्यूटन का, तो ज़रूर उस जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी 1 टेस्ला। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल छोटा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, बहुत से सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। 1 टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं, 1 टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि एल और बी के दरम्यान में एंगल जो है वो 90 का है। तो आगे हमारा छोटा सा आर्टिकल है, पीछे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं, अब हमने देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? ये मेजरमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड की जो कि किसी खास इलाके से पास कर रही है। बहुत अच्छा टूल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप देखने के मैग्नेटिक फोर्स जो है उसके साथ क्या होंगे किसी इलाके में, तो वहाँ पे फ्लक्स देखेंगे। मतलब फ्लक्स मतलब वही है कि कितनी लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फोर्स किसी एरिया में से पास करेगी। एरिया आपको याद तो हमेशा एरिया को एरिया डायरेक्शन एरिया पर राइट एंगल होती है, और एरिया जो है इसमें से जितनी लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा पास करेंगी उतना ज़्यादा इसके अंदर से फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम निकालें मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से ज़ाहिर करते हैं, ये बी और ई का डॉट प्रोडक्ट है, बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और ए जो है वो एरिया इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी। थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जो फ्लक्स है वो कौन डिफाइन करता है? कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द एरिया, वो डिफाइन करता है फ्लक्स कितना होगा। जाहिर है कि अगर थीटा नेगेटिव है इसका मतलब है कि एरिया जो है उसके मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स जो है विल बी 0, इसलिए cos 90 जो है वो 0 होता है। चलिए बस और कोई खास बात नहीं साइज यूनिट के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वेबर है। वेबर जो जर्मन फिजिसिस्ट था और इसने जो है वो इन्वेंटर था ये टेलीग्राफ का। टेलीग्राफ जो है ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन मैसेज हम लिखते थे इलेक्ट्रॉनिकली लंबे फासलों पे। उस वक्त ज़ाहिर है कि फ़ोन वगैरह इतना आसान था, मुश्किल होता था इस्तेमाल, महंगा होता था। सिंबल जो है वेबर का वो है WB। तो आगे चलने से पहले बताना चाह रहा अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी इलाके में हो लेकिन वेरिएबल हो, तो आपने अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्प्लिट करेंगे, एरिया से छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। एक टुकड़े पे आप समझेंगे मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, एक सेगमेंट में मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो जिस तरह से फिर सारे एरियाज की कंट्रीब्यूशन जमा करेंगे तो टोटल आपके पास फ्लक्स आ जाएगा जो कि इस इलाके से पास करें। और आखिर में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं एज B इक्वल टू डेल्टा ए ओवर डेल्टा ए। पिछली स्लाइड पे जो फॉर्मूला था तो हमने रीराइट किया है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं। इसीलिए जो है यूनिट भी दोबारा डिफाइन हो सकते हैं। एक टेस्ला जो है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है और मीटर स्क्वायर है ये का यूनिट है। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। और आखिर में है हमारे पास एम्पेयर लॉ। एम्पेयर लॉ जो है आप देखें कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करने के बाद तकरीबन 5 से 6 साल का सा गुजरने के बाद है वो एस्टेब्लिश किया है एम्पेयर ने लॉ के फॉर्म में। वहीं पीछे जब हम बात कर चुके हैं कि करंट करिंग वायर के सर्कुलर फोर्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। और अगर हम लें एक लूप जिसका एरिया है और जिसका रेडियस R और I करंट उसमें से पास कर रहा है, तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। का मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट और फासला अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा I और R। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वालिटी में बदलें तो B को लिख सकते हैं म्यू नॉट I और 2πr। यहाँ पर ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि म्यू नॉट और 2π का कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है इस सिस्टम में। म्यू नॉट जो है इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी की तरह से परमिएबिलिटी भी जो है असल में वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का प्रोडक्ट होता है। यूनिट्स जो हैं वो परमिएबिलिटी के आते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू जो है वो होती है 4/10⁻⁷। परमिटिविटी की तरह से लेकिन ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में परमिएबिलिटी क्या बताती है कि जो मटीरियल मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड में वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको बाहर है, उसको कम कर रहा है, इनडिफरेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये जो चीज़ है इसको हम एम्पेयर लॉ मान सकते हैं, लेकिन ये बड़ी स्पेसिफिक फॉर्म है। अगर इसको जनरलाइज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे?
अगर इसको सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b इंटू टू पाई आर जो है वो आ जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट आई। टू पाई आर ज़ाहिर सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का जो एनक्लोज कर रहा है हमारे पाथ। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, अच्छा है कि नहीं, सर्कल बजाय इरेगुलर शेप पाथ हो, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। ब्लू कलर इरेगुलर शेप पाथ है, यहाँ पे हमारे पास करंट कैरिंग वायर है जो कि साइड के प्लेन के परपेंडिकुलर आप तरफ करंट आ रहा है। तो जाहिर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है येलो लाइन में दिखाई हुई कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगी। तो कुल यहाँ पे आप इसको एम्पीयर लॉ लाना है, तो जो लेफ्ट साइड है उसमें समेशन की फॉर्म लिखना पड़ेगा। और समेशन में एन जो है वो कितने टुकड़े हैं, कंपोनेंट्स हैं, कितने होंगे, जितने भी टुकड़ों के अंदर हमें अपने हम तोड़ सकते हैं अपने इस वायर को, जितने छोटे छोटे स्ट्रेट सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं, एन जो वो तादाद है। और डेल्टा एल जो वो एक सेगमेंट की लंबाई है। और आई जो है डमी वेरिएबल जो कि रन कर